एक व्यक्ति मुंबई के एक रेड लाइट एरिया में पहुंचता है और जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो उसके सामने 20 से ज़्यादा लड़कियां लाइन में खड़ी हो जाती हैं। वो एक एक करके सभी लड़कियों को रिजेक्ट करते हुए चला जाता है। धीरे धीरे जब 20वीं लड़की का नंबर आता है, उस लड़की को देखकर एकदम से वो उसे पसंद कर लेता है। जब लड़की उसकी तरफ आंखें उठाकर देखती है तो शर्म के मारे उस लड़की की आंखें झुक जाती हैं। फिर उसे एक कमरे के अंदर ले जाया जाता है और वहां जाकर एकदम से ही जैसे पति उसे देखता है तो देखते ही पति भी एकदम शर्म से झुक जाता है, शर्म से टूट जाता है। वो लड़की कोई और नहीं, उसकी खुद की पत्नी होती है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। पति अपनी पत्नी का पूरा मामला सुनता है, उससे पूछता है कि किस तरह से तुम यहाँ पर पहुँची। उसके बाद पति उसके ऊपर क्रोध नहीं दिखाता, उसे अपने सीने से लगाता है और सीने से लगाने के बाद यहाँ से निकलने का प्रयत्न करता है। फिर वो एक ऐसा प्लान बनाते हैं, प्लान के तहत वो अपनी पत्नी को उस जगह से निकाल लेता है और वहाँ पर जो तमाम लड़कियाँ फंसी हुई थी उनको भी उस चंगुल से छुड़ा देता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए पूरा मामला सुनने के बाद आप भी इस पति को सलूट करने लग जाएंगे। ये जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, कर्नाटका में एक शहर पड़ता है बेंगलुरु। ये बेंगलुरु शहर की हकीकत की घटना है। यहां पर साहिल नाम का एक लड़का जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और उसकी शादी नज़दीक में ही रहने वाली एक तानिया नाम की लड़की से हो जाती है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। शादी के बाद 15-20 दिन ही गुजरते हैं, तभी जो साहिल होता है उसका ट्रांसफ़र मुंबई में कुछ असाइनमेंट्स पर साइन करने के लिए, वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग के लिए उसे भेज दिया जाता है। पहले तो साहिल जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन मल्टीनेशनल की जॉब होती है, उसे भी लगता है कि ज़्यादा दिन का काम नहीं है, 15-20 या 1 महीने तक का काम होगा, उसे करके वो वापस फिर बेंगलुरु आ जाएगा। वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर साहिल बेंगलुरु से चलकर मुंबई पहुँच जाता है और अपनी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। वहाँ पर 5-7 दिन अच्छे से काम करता है। उसके बाद पत्नी को फ़ोन करता है और पत्नी से कहने लगता है कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहती हो। इस पर पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि हाँ, मेरा तो सपना था कि मैं मुंबई को देखूं, आज अगर ऐसा होता है तो मेरा सपना साकार हो जाएगा। उस पर पति उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी टिकट बुक कर दी है, 7 अक्टूबर 2011 को तुम्हारी टिकट है, इतने बजे की तुम्हारी ट्रेन है, बेंगलुरु से मुंबई तुम्हें आना है, तुम्हें अकेले आने में कोई परेशानी तो नहीं होगी। इस पर पत्नी कहती है कि मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तुम्हारे पास बार बार फ़ोन करती रहूँगी, इधर माता पिता को भी फ़ोन करती रहूँगी। फिर अब वो दिन भी आ जाता है 7 अक्टूबर 2011 को, जब पत्नी तानिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां से उसे मुंबई की ट्रेन पकड़नी होती है और बताए हुए टिकट के अनुसार जो बर्थ उसे दी गई थी उस बर्थ पर जाकर बैठ जाती है। सबसे पहला फ़ोन वो अपने सास ससुर को करती है और उनसे कहती है कि मैं अच्छे से ट्रेन में बैठ गई हूँ और मैं अच्छे से सफ़र करूँगी, मैं रात भर सोऊंगी भी नहीं, आराम से जब मुंबई पहुँच जाऊँगी अपने पति के पास जाकर ही सोऊंगी, उससे पहले मैं अपनी पलकें भी नहीं झपकाऊंगी। इस पर सास ससुर भी कहते हैं कि बेटा आराम से जाना, अगर कोई दिक्कत हो तो अपने पति को फ़ोन कर लेना। उसके बाद वो दूसरा फ़ोन अपने पति को करती है और उससे कहती है कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, फला बोगी में बैठी हूँ और मेरे सामने बस 2 लोग हैं, मैं आराम से आ रही हूँ। पति उसे समझाते हुए कहता है कि किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, किसी के साथ कुछ खाना पीना भी नहीं, अपना भी कुछ सामान किसी के साथ शेयर नहीं करना है, तुम्हें आराम से आना है और तुम्हें अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरे पास फ़ोन कर लेना। लगभग 1000 किलोमीटर का ये सफ़र है, 17-18 घंटे में आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद तुम मुंबई आ जाओगी। पत्नी भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और पत्नी आराम से बैठ जाती है। उसके बाद सफ़र धीरे धीरे चलने लगता है। सामय की बर्थ पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, आपस में बातचीत भी नहीं कर रहे। जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता है वो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ बातचीत कर लेते हैं और इधर तानिया से भी बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। तो तानिया उनसे कहती है कि मैं मुंबई जा रही हूँ, मेरा
पति वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहा है। अब उनको लगने लगता है कि ये लड़की अकेली आई है। पहले तो उसे चाय का ऑफ़र दिया जाता है, कभी बिस्किट खाने का ऑफ़र दिया जाता है, लेकिन वो लड़की उनसे साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी शेयर नहीं कर सकती। उसके बाद धीरे धीरे उनकी बातचीतें होने लगती हैं, एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं, सफ़र और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब जो तानिया होती है वो भी कुछ खाने लगती है और खाते खाते जो अपना टिफ़िन होता है उनके सामने कर देती है, तो वो उसके टिफ़िन में से कुछ सामान उठाकर खाने लगते हैं। अब उनकी दोस्ती हो जाती है। तानिया को भी लगने लगता है कि ये तो तेरे मददगार ही हो सकते हैं, तेरे साथ बैठकर सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद कुछ बिस्किट तानिया की तरफ ऑफ़र किए जाते हैं, उसमें से तानिया एक आध बिस्किट खा लेती है। उसके बाद लगभग 150 किलोमीटर की दूरी रह जाती है। फिर तानिया अपने पति के पास फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि मैं मात्र आपसे 150 किलोमीटर दूरी पर हूँ और 150 किलोमीटर के बाद मैं आपके पास पहुँच जाऊँगी। इस पर जो पति होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए मैं वहाँ पर पहुंच जाऊंगा। इस पर पत्नी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। फ़ोन कट जाता है। उसके बाद एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और वहाँ पर वो 2 व्यक्ति चाय लेने के लिए उतरते हैं। वो 2 की जगह 3 कप चाय लेकर आते हैं और 1 कप में वो पहले से ही कुछ सामान मिला देते हैं, नशीला पदार्थ मिला देते हैं। अब तानिया को ऑफ़र किया जाता है, तानिया मना करती है, लेकिन फिर उन दोनों का प्यार, उन दोनों का उनके प्रति लगाव देखकर उस चाय को पी लेती है। पीने के बाद उसकी आंखें झपकने लगती हैं और उसकी आंखें मूंद जाती हैं। लगभग 2-2.5 घंटे के बाद उसे होश आता है तो देखती है कि मैं एक गाड़ी में बैठी हुई हूँ और सामने 2 व्यक्ति मेरे सामने वही हैं जो ट्रेन में मेरे सामने बैठे थे। तीसरा व्यक्ति उस गाड़ी को चला रहा होता है। उनसे वो बातचीत करती है कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। इस पर उसको एक जोरदार तमाचा पड़ता है और उससे कहा जाता है कि चुपचाप बैठ जाओ, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है वरना तुझे जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद उस लड़की को एक रेड लाइट एरिया में ले जाया जाता है और वहाँ जाकर 2 औरतें बैठी होती हैं उनके साथ में, उनकी बार्गेनिंग चल रही होती है। वो कहती है कि मैं इसे 40,000 में ख़रीदूँगी, दूसरी कहती है 38,000 रुपये में ख़रीदूँगी, लेकिन दोनों का सौदा इस तरह से बनता है। वहाँ पर एक सुनीता पुजारी नाम की औरत होती है जो एक कोठे की मालकिन होती है, वो उस लड़की को 45,000 रुपये में ख़रीद लेती है। ख़रीदने के बाद वो दोनों व्यक्ति अपने पैसे लेकर वहाँ से चुपचाप फ़रार हो जाते हैं। तानिया कोठे के अंदर चली जाती है। अब कोठे पर ले जाने के बाद उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रही होती है। उसे कुर्सी से बांध दिया जाता है, उसके मुंह को भी बंद कर दिया जाता है। उसके बाद लगभग कई दिन का सफ़र ऐसे ही गुजर जाता है। लगभग 15 दिन का समय गुजर जाता है और 15वें दिन जो उस कोठे की मालिक होती है सुनीता पुजारी, वो और औरतों से कहती है कि इसको अच्छे से समझा दो, इसको यहीं पर रहना है और यही काम करना है। आज ग्राहक यहाँ पर पहुँचेगा और उसके लिए इसको तैयार होना है। अब जो बाकी और भी औरतें होती हैं वो उस लड़की को समझाने लगती हैं, उससे कहती हैं कि बहन हम भी यहाँ पर इसी तरह से चंगुल में फंस चुके हैं, आज तक यहाँ से कोई भी निकल कर गया नहीं है, तुम भी यहाँ से नहीं बच सकती, तुम वही काम करो जो ये चाहती है वरना तुम्हें पीट पीट कर तुम्हारी जान ले लेगी। अब वो लड़की भी परेशान हो जाती है और लड़की को तैयार कर दिया जाता है। इस तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं जिसे देखकर कोई भी मर्द उनके ऊपर आकर्षित हो जाता है। उसके बाद एक व्यक्ति आता है और व्यक्ति उसी लड़की को अपनी पसंद में लेता है और उसे एक कमरे के अंदर ले जाता है और जैसे ही कमरे के अंदर वो व्यक्ति पहुंचता है वो लड़की आंखों में आंसू भर लाती है, उसके पैरों में गिर जाती है, रोते हुए उससे कहने लगती है कि भाई साहब मेरी मदद कर दो, मैं तो यहाँ पर फंसाई गई हूँ, मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आती। लेकिन जो व्यक्ति कोठे पर जाता है वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति तो नहीं होता, व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी दया भाव जगती है और उस औरत से कहने लगता है कि तुम्हारी मैं क्या मदद कर सकता हूँ। फिर वो औरत उससे कहती है कि मेरे पति का ये नंबर है, एक बार इस पर फ़ोन मिला दो। फिर पति को फ़ोन मिलाया जाता है। इधर पति बहुत ही ज़्यादा परेशान था, अपनी पत्नी को इधर उधर घूम रहा था और एक अननोन नंबर से जब पति के पास फ़ोन आता है तो पति एकदम से फ़ोन को उठाते हुए कहता है हेलो। इस पर दूसरी तरफ से जो आवाज़ आती है उसकी पत्नी तानिया की होती है। अब पत्नी तानिया की आवाज़ को सुनकर एकदम से उसको ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी मुझे मिल चुकी है। अब पत्नी से बात करते हुए कहने लगता है कि तुम कहाँ हो,
तुम कहाँ चली गई, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। अब पत्नी उससे रोते हुए कहने लगती है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मैं तो एक कोठे पर आकर इन्होंने मुझे बंद करके रखा हुआ है। अब मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ से बचा लो, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगा हुआ है, कहीं मुझे ये मार ना दें। उसके बाद जो व्यक्ति वहाँ पर होता है वो सारा एड्रेस पति को बताता है और पति फिर बिना कुछ सोचे समझे उस एड्रेस पर जाने का निर्णय लेता है। वो पुलिस के पास नहीं जाता, उसे लगता है कि कहीं पुलिस के पास में पहुंचूं, उससे पहले मेरी पत्नी को वहां से वो गायब कर दें। पति तुरंत ही बताए हुए एड्रेस पर उसी कोठे के अंदर पहुंच जाता है और वहां जाकर एक लड़की की डिमांड करता है। उसके सामने तमाम लड़कियां पेश की जाती हैं, लेकिन तमाम लड़कियों को वो रिजेक्ट करते हुए चला जाता है। लास्ट में वही लड़की उसके सामने पेश कर दी जाती है। तुरंत ही उस लड़की को देखकर वो कहने लगता है कि हाँ, मुझे यही लड़की चाहिए। उसके पैसे देकर उसे एक कमरे के अंदर ले जाता है। जब पत्नी अपने पति को देखती है और पति अपनी पत्नी को इस हालत में देखता है तो उन दोनों की आंखें भर आती हैं। इधर पति गुस्सा नहीं करता, अपनी पत्नी से सारा मामला पूछता है। उसके बाद पति अपनी पत्नी को बचाने का प्रयत्न करता है। फिर पति सोचता है कि अगर हम यहाँ से भागे तो ये हम पर हमला भी कर सकते हैं, हमारी जान भी जा सकती है। वो ऐसा कदम नहीं उठाता और कोठे के अंदर बैठे हुए ही अपने फ़ोन से जो मुंबई पुलिस होती है उसका नंबर डायल करता है और मुंबई पुलिस को कहता है कि हम फला कोठे में फला नंबर कमरे में बैठे हुए, मेरी पत्नी को यहाँ इस तरह से इन्होंने किडनैप किया हुआ है, आप हमें बचा लीजिए। मुंबई पुलिस भी यहाँ पर सलूट की हकदार होती है। वो बिना कुछ देरी किए हुए अपनी पूरी टीम को लेकर उस कोठे के अंदर पहुंच जाती है, चारों तरफ से घेर लेती है और घेर कर जो भी वहां पर लड़कियां होती हैं उन सबको अपने कब्जे में लेती है और उसी कमरे के अंदर पहुंच जाती है जहां पर वो पति पत्नी बैठे हुए होते हैं। पति पत्नी की हालत देखने वाली होती है क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती है। पुलिस उन्हें वहां से बचाती है और बचाकर उन्हें वापस उनके घर भेज देती है। इधर जो कोठे की मालकिन होती है सुनीता पुजारी, उसके साथ एक और काम करती है जिसका नाम होता है समीदा शेख, उसको भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। बाकी और 2-3 लोगों की वहाँ पर गिरफ्तारी होती है। कोठे के अंदर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, उन्हें भी इस चंगुल से छुड़ा दिया जाता है, उन्हें भी इस चंगुल से आज़ादी मिल जाती है। उसके बाद जो 2 लोग इस लड़की को पकड़ कर लाए थे, काफ़ी मशक्क़त के बाद 4 दिन के बाद उन दोनों लोगों को भी गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। ऐसे लोग हर जगह घूमा करते हैं, इन्हें चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे कोई भी ऐसी जगह हो, वहाँ पर ये ऐसे ही एक अनजान व्यक्ति बनकर घूमते हैं और ये ऐसी ही लड़कियों का शिकार करते हैं जो अकेली हों और देखने में खूबसूरत हों। उन्हें वहाँ से बहला फुसला कर किसी भी तरह से उन्हें अपने पास ले आता और इसी तरह से बेच दिया करते हैं। जैसे यहाँ पर तानिया को अपने कब्जे में लिया और 45,000 रुपये की रकम में उसे बेच दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर तो मुंबई पुलिस भी सलूट की हकदार है और यहाँ पर पति भी सलूट का हकदार है, जिसने अपनी पत्नी के ऊपर ना गुस्सा किया, ना ही क्रोध किया और उसे इस तरह से बचाकर अपने घर वापस ले गया। लेकिन ज़्यादातर पति तो ऐसे होते हैं कि अपनी पत्नी को इस तरह से अगर किसी कोठे पर जाते हुए देख लेते या कोठे पर उन्हें पता चलता कि उनकी पत्नी पहुँच चुकी है, उसके पीछे के बारे में ना जानकर ज़्यादातर यही कहते कि तू यहीं रह, तो यहीं रहना मुनासिब है और उसे छोड़कर चुपचाप उस दलदल से अपने आप को बचाकर निकाल लाते और उस लड़की को वहीं पर छोड़ देते। लेकिन यहाँ पर जो पति ने कदम उठाया वाकई में ही सलूट का हकदार है। उसने अपनी पत्नी पर जरा सा भी गुस्सा नहीं किया। इस तरह से इतनी मुसीबत उठाने के बावजूद अपनी पत्नी को बचाकर अपने घर ले आता है। वो व्यक्ति परेशान बहुत ज़्यादा होता, अपनी पत्नी को इधर उधर भी बहुत घूमता है, वापस बेंगलोर रेलवे स्टेशन पर भी जाता है, वहाँ जाकर भी तमाम तरह के CCTV कैमरों को खंगालता है। लेकिन जब अननोन नंबर से उसके पास कॉल आती है तब जाकर पत्नी का पता चलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अपने आप को सुरक्षित रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम लोग या आप लोग कहीं भी कोई सफ़र कर रहे हैं, अकेले में सफ़र करना पड़ जाए, पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ लेडीज़ को
अकेले सफ़र के लिए नहीं भेजना चाहिए, उसके साथ एक आध पुरुष ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई पुरुष नहीं है तो रास्ते में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो किसी भी तरह से किसी से कोई सामान ना खाएं, ना किसी के साथ में इस तरह की दोस्ती करें, नहीं तो अंजाम किसी के साथ में भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि और लोग भी जागरूक हो सकें और लोग भी जान सकें कि हमारे समाज में हो क्या रहा है, हमारे समाज में चल क्या रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,